नमस्कार। आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा या सुना होगा कि जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते, जो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते, वो अक्सर अपना इतिहास नहीं लिख पाते हैं। मैं ये बात किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात अपने देश के संदर्भ में कह रहा हूं। हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए, अपने पूर्व में हुए राजनेताओं से सबक लेना चाहिए, वैज्ञानिकों से सबक लेना चाहिए, समाज सेवियों से सबक लेना चाहिए, कलाकारों से सबक लेना चाहिए, किसानों से सबक लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा सबक देकर जाएंगे जिससे वो और भी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। आज 11 जून है। आज एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है जो पैदा तो आजादी के पहले हुआ था, लेकिन उसके रोम रोम में नए भारत का लोकतंत्र बसा हुआ था। वो पला बड़ा तो अभावों में, लेकिन उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे। जैसा कि आज के टाइटल से आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जननेता राजेश पायलट की। लेकिन राजेश यूं ही पायलट नहीं बन गए। बात है शायद जब उनकी उम्र होगी 8 या 10 साल, जबकि अभावों के चलते गाजियाबाद और नोएडा के बीच के एक छोटे से गांव से, अब वो आज का नोएडा, आज का गाजियाबाद नहीं था, बिल्कुल खेत खलियान थे और गुर्जर समुदाय, किसान समुदाय के लोग वहां रहा करते थे। तो वहां के अभावों से त्रस्त होकर विधुड़ी परिवार के राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी को दिल्ली भेज दिया गया। असल में दिल्ली में राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी के चचेरे भाई नत्थी सिंह एक छोटी सी डेयरी चलाते थे। डेयरी क्या चलाते थे, एक खाली प्लॉट था लुटियंस में, वहां उन्होंने अपनी डेयरी लगा रखी थी और पास ही में एक झुग्गी थी। झुग्गी में नत्थी सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे और गाय भैंसों के साथ उनके गाय भैंसों का काम देखने वाला एक नौकर रहता था। उन्होंने तहे दिल से मोहब्बत के साथ अपने चचेरे भाई राजेश्वर का स्वागत किया और कहा कि तुम किसी स्कूल में एडमिशन ले लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम पढ़ो लिखो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। किस्मत को मंजूर यह था कि एक दिन अचानक नत्थी सिंह का गाय भैंस संभालने वाला नौकर भाग गया और अब उस 10 साल के अबोध बालक पर गाय भैंसों की सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। यानी रोज सुबह 4 बजे उठो, गोबर वगैरह सब साफ करो, गाय भैंसों को नहलाओ, उन्हें साफ करो, उसके बाद दूध दोहो, फिर साइकिल लेकर ल्यूटियंस के वीआईपी इलाके में घर घर जाकर दूध बांटो, थके मांदे वापस आओ, जो खाने को मिले खाओ और उसके बाद में म्युनिसिपल स्कूल जाओ। लेकिन जब जब कुदरत किसी को ऐसा तपाती है तो फिर उसे खरा सोना बनाती है। शुरू से ही अभाव में पल रहे राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने पढ़ाई में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पढ़ाई में वो इतने तेज थे कि बड़े बड़े घरों के बच्चे अपना टिफिन, अपने अंडों के ऑमलेट राजेश्वर प्रसाद को देकर और अपना होमवर्क उनसे करवाते थे। कुल मिला के पूत के पैर पालने में दिख रहे थे और ये राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ये तय कर चुका था कि वो एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। खास बात यह है कि जिस जगह पर उस जमाने में लुटियंस में वो झुग्गी झोंपड़ी थी जहां के ये रहते थे, जहां वो डेयरी थी, वो कालांतर में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड बनी। और जब राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी राजेश पायलट के नाम से केंद्रीय मंत्री बने, तब किस्मत देखिए, इसी जगह उन्हें मंत्री का बंगला अलॉट हुआ। हमारे इस वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसी ही बहुत सी रोचक जानकारियां और मिलने वाली हैं। नोएडा गाजियाबाद के पास से आया राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी अब लुटियंस में दूध बांटते बांटते, गाय भैंसों की देखभाल करते करते पढ़ाई भी कर रहा था और अपना करियर भी बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच एक वैकेंसी निकली, वो थी एयरमैन की। तो चचेरे भाई नत्थी सिंह ने कहा कि तुम जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दो और कुछ सहारा खुद के लिए बनो, कुछ परिवार के लिए बनो। इस पर राजेश्वर ने अप्लाई भी कर दिया और उनका बाकायदा सिलेक्शन भी हो गया। तो कुल मिला के अब स्थिति यह थी कि राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी अब सेटल हो जाएंगे जिंदगी में
और अब एयरमैन बन जाएंगे एयरफोर्स में। लेकिन इस बालक को अभी भी कुछ और मंजूर था। ये घर से निकले एयरमैन के लिए ज्वाइन करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने कहा नहीं, मैं जीवन में सिर्फ इतना सा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। और ये बीच रास्ते में बस से उतर गए और अपने एक रिश्तेदार के यहां पहुंच गए। वहां 7 दिन आराम से रहे और 7 दिन बाद जब वापस अपने चचेरे भाई नत्थी सिंह के पास आए तो उन्हें कहा कि मैं मेडिकल में फेल हो गया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चचेरे भाई नत्थी सिंह ने भी मान लिया कि हाँ भाई, दिन रात गाय भैंस की देखभाल करता है, पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, तो कहां मेडिकल पास करता। लेकिन राजेश्वर ने ठान रखा था कुछ बड़ा करना है। कुछ समय बाद एसएसबी में फिर वैकेंसी निकली और इस बार अप्लाई किया फिर राजेश्वर ने, और बाकायदा उन्हें इलाहाबाद से कॉल लेटर भी आ गया। अब समस्या यह थी कि ना तो इलाहाबाद जाने का किराया था, ना ही जो सामान इलाहाबाद से कॉल लेटर के साथ मंगवाया गया था कि मच्छरदानी लेके आइए, एक जोड़ी जूते लाइए, इस तरह की वर्दी लाइए, उस सब का कोई जुगाड़ था। और एक और बात, ना ही राजेश्वर के पास उस फॉर्म को अटेस्ट करने वाले किसी गजेटेड ऑफिसर का जुगाड़ था। पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं था। अब आप देखिए कहां एक व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में असाधारण बनता है, कहां आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उसे अपने स्तर से कहीं ऊपर ले जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई और नवयुवक होता तो वो दर दर अफसरों के चक्कर खाता और उनसे निवेदन करता कि भाई मेरे इस फॉर्म को अटेस्ट कर दीजिए। लेकिन राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने क्या किया, वे जाकर खड़े हो गए दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के बाहर गेट पर, और उन्होंने सोचा कि यहां तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा जो कि मेरे इस फॉर्म को अटेस्ट करेगा और साइन करेगा। पूरा दिन निकल गया, लेकिन अंत में एक सेना का अधिकारी रुका। उसने राजेश्वर से वहां खड़े होने का कारण पूछा। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल पीएल नेगी। वो न केवल राजेश्वर को अपने साथ गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए, उन्हें चाय नाश्ता करवाया, उनके फॉर्म को अटेस्ट किया और कहा कि भविष्य में उन्हें जब जरूरत पड़े तो वो उनके घर बेहिचक आए। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ने पहुंचा दिया राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी को इलाहाबाद, जहां पर पूरी जगहसाई के बीच 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उनमें से एक थे राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी। अब राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ट्रेनिंग के बाद बन गए थे पायलट, लेकिन नाम उनका था राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ही। तो आखिर पायलट कैसे बने पायलट? 15 बरस की एयरफोर्स की नौकरी करने के बाद राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट तक प्रमोट हो गए। यानी अब जीवन में सब कुछ था। खुद स्क्वाड्रन लीडर थे, अच्छा खासा कमाते थे, समाज में इज्जत थी। इसके अलावा पत्नी वकील थी, 2 बच्चे थे जिन्हें ठीक ठाक सेटल हो जाना था। लेकिन यहां भी राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी को संतोष नहीं था। उन्होंने अपनी बातचीत में अपनी पत्नी और अपने निकट मित्रों को बताया कि ठीक है, मैं अभावों में पला बढ़ा और आज मैं अपनी जिंदगी में सेटल हो गया हूं, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या जो आज भी मेरी तरह अभावों में सिर्फ मौके तलाश रहे हैं। हमारे नए भारत का निर्माण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इन सभी बच्चों को मौके मिलें और वो आगे बढ़ें। बहुत सोच विचार के बाद राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने तय किया कि वो राजनीति में जाएंगे और राजनीति में जाके अपने जैसे अभावग्रस्त लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। इस क्रम में राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने फिर से एक बार एक आउट ऑफ बॉक्स काम किया। फिर से उन्होंने कुछ वैसा सोचा जो आम आदमी नहीं सोचता। उस वक्त 1980 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी चल रही थी और विपक्ष में बैठी देश की बड़ी नेता इंदिरा गांधी अपने अगले साल होने वाले चुनावों के कैंडिडेट्स की तलाश कर रही थी। ऐसे में राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी पहुंचे इंदिरा गांधी के पास। उन्होंने क्या कहा, उससे पहले आपको यह बताऊं कि जब कोई व्यक्ति कोई बड़े पद की आकांक्षा करता है, जीवन में कुछ बड़ा चाहता है, उससे पहले उसे बड़ी कुर्बानी देनी होती है। तो राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने यह बड़ी कुर्बानी दी इंडियन एयरफोर्स से इस्तीफा देकर। लेकिन यह इस्तीफा भी यूं ही नहीं हो गया। जब राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने इंडियन एयरफोर्स को सूचित किया कि वो अब नौकरी नहीं करना चाहते, तो उस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने उनका यह इस्तीफा मंजूर नहीं किया। और करते भी कैसे? भारत के उस वक्त जो हाल थे, उस वक्त लाखों रुपए लगाकर एक पायलट को तैयार करना और फिर महज 15 बरस की नौकरी में उसको स्क्वाड्रन लीडर जैसी पोस्ट से रेजिग्नेशन अलाउ कर देना, यह देश के संसाधनों का सरासर दुरुपयोग था।
इसलिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। यहां फिर एक बार राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने वो किया जो कि एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं करता। उन्होंने जाके सेना के अधिकारियों से कोई निवेदन किया या नहीं ये बात और है, वो सीधे पहुंचे देश की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति यानी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास। जी हां, राष्ट्रपति के पास। और उन्होंने जाके उन्हें अपनी इच्छा बताई। राष्ट्रपति ने उनकी बात सुनी और उसके बाद सेना को निर्देश दिया कि राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। तो अब जब इंडियन एयरफोर्स की सर्विसेज से वो निवृत्त हो चुके थे तो वो पहुंचे देश की बड़ी नेता जो कि उस वक्त विपक्ष में थी, इंदिरा गांधी के पास। और इंदिरा गांधी को जाके उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं और मैं चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा कि देखो, तुम इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम वहीं रहो, राजनीति में मत आओ। और दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह जहां से चुनाव लड़ते हैं उस जगह का नाम है बागपत। वो जाट बाहुल्य पूरा का पूरा इलाका है, वहां तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। ऐसे में जो बात राजेश्वर प्रसाद ने इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेताओं कही, उसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये कि मैं इंडियन एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर आपके पास आया हूं, और दूसरी बात, मैं आपसे राय नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। यह कहकर उन्होंने अपना बायोडेटा इंदिरा जी को दिया और वहां से चले गए। इसके कुछ दिनों बाद जब कांग्रेस की पहली सूची आई तो राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। विधुड़ी को इस बात की चिंता हुई, वो यहां वहां भटके और फिर उन्होंने एक छोटा सा पीआर कैंपेन किया। वो लुटियंस के घर जहां वो दूध बांटा करते थे वहां उन्होंने अपनी और इंदिरा जी की मुलाकात को हल्का फुल्का प्रचारित करना शुरू किया। अपने स्कूटर पर वो ये करते हुए घूम रहे थे कि एक दिन उनके पीछे से उनके घर फोन आया जो कि उनकी पत्नी रमा पायलट ने उठाया। और रमा पायलट को दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी कि हम संजय गांधी के यहां से बोल रहे हैं, राजेश्वर प्रसाद को कहिए कि संजय गांधी से आके मिले। जैसे ही राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी अपने स्कूटर लेकर घर पहुंचे, रमा ने उन्हें गेट पर ही रोका और कहा, संजय जी ने तुम्हें बुलाया, तुरंत जाओ। जब राजेश्वर प्रसाद संजय गांधी के यहां पहुंचे तो वहां से उन्हें कहा कि मैडम, इंदिरा गांधी के यहां से आपके लिए मैसेज है, आपको भरतपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना है। तो यह शुरुआत थी राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी के राजनीतिक करियर की, लेकिन अभी भी वो राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी थे, पायलट नहीं बने थे। अब कल्पना कीजिए कि लुटियंस दिल्ली में अभावों में पला ये नौजवान जो कि सख्त फौजी अनुशासन में रहा हो, इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर जैसे पोस्ट तक पहुंचा हो, वो राजनीति का शून्य अनुभव लिए एक दिन अचानक भरतपुर पहुंचता है। उसे अपना नामांकन दाखिल करना है। भरतपुर पहुंचते ही चाय की थड़ियों से उसे यह बात तो सुनाई पड़ जाती है कि इंदिरा गांधी ने किसी पायलट को भरतपुर से कांग्रेस का टिकट दिया है, लेकिन खुद राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी को पहचानने वाला भरतपुर में कोई नहीं होता। आखिर राजेश्वर प्रसाद कुछ स्थानीय कांग्रेसियों को ढूंढते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं और फिर उनके साथ मिलकर नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं। वहां फॉर्म भरते वक्त राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ने अपना नाम बिल्कुल जो था वही लिखा। इतने में साथ आए कांग्रेसियों में से एक ने चिल्लाकर कहा, ए भैया, हम कोई राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी ना जाने, हमें तो इंदिरा ने कहा कोई पायलट कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेगो, सो पायलट ही लड़ेगो। तो इस पर हंसते हुए राजेश पायलट ने कहा, अरे कागज पे तो मेरा नाम तुम गधा लिखवा लो, लेकिन मुझे चुनाव जितवा दो। और इसके बाद 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी बन गए राजेश पायलट। तो जब मैंने नॉमिनेशन पत्र भरा तो उसमें लिखा मैंने राजेश प्रसाद जी, जो मेरा नाम था कागज में और सर्टिफिकेट में। तो एक आदमी पीछे से बोला, साहब यहाँ कोई नहीं नाम जानते हो, तो पायलट के नाम से जानते हैं। मैंने कहा आप गधा लिखवाओ लेकिन जिताओ। तो मैंने उस दिन अपना नाम राजेश प्रसाद की जगह बदल के राजेश पायलट लिख दिया। किसी नेता का लोकप्रिय होना और बात है और उसका कारगर मंत्री होना बिल्कुल अलग बात है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना और एक लोकप्रिय नेता होने में बहुत फर्क है। लेकिन स्वर्गीय राजेश पायलट ये एक रेयर कॉम्बिनेशन थे।
वो न केवल जनता की सीधी नब्ज पर हाथ रखते थे, बल्कि साथ ही वो बहुत ही कड़क तरीके से नियमों के साथ काम करना भी जानते थे। आपको बता दूं कि वो भारत में जिस वक्त संचार मंत्री बनाए गए, उससे पहले के जो हाल थे, जो मेरी या मुझसे पहले की पीढ़ी, मेरी बाद की पीढ़ी के लोग भी हैं, वो इस बात को जानते होंगे भारत में टेलीफोन व्यवस्था का क्या हाल था। टेलीफोन बुक कराया जाता था, बरसों बाद टेलीफोन मिला करता था। अगर आपको किसी दूसरे शहर बात करनी है तो ट्रंक कॉल बुक करवाने पड़ते थे, और वो ट्रंक कॉल भी कब मिले, 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन में, उसका कोई भरोसा नहीं होता था। यहां तक कि छोटे शहरों में तो डायलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आपको फोन उठाकर ट्रंक ऑपरेटर को बोलना पड़ता था कि फला नंबर लगा दीजिए, वो नंबर लगाता था और उसके बाद आपकी बात होती थी। ऐसे माहौल के बीच, फोन लाइंस की लंबी वेटिंग के बीच, राजेश पायलट को बनाया गया देश का संचार मंत्री। देश के प्रधानमंत्री तब थे स्वर्गीय राजीव गांधी। अब दो नौजवानों ने मिलकर जो अलग जगाई एक संचार क्रांति की, वो देखने लायक थी। देखते ही देखते हर गली, मोहल्ले, गांव, कस्बे में एसटीडी पीसीओस की बाढ़ आ गई। न केवल लोगों को रोजगार मिला, बल्कि पहली बार बोलता भारत सबने देखा। बात बात पर लोग अपने घरों पर फोन करते थे। बंबई में बरसों से बचे यूपी वाले अपने यूपी के गांव में अपने माँ बाप से बात करते थे। राजस्थान से असम गए, मेघालय गए मारवाड़ी सेठ अपने बूढ़े माँ बाप से बात करते थे। कुल मिला के ये सिर्फ संचार क्रांति आर्थिक आधार पर नहीं थी, बल्कि भावनात्मक आधार पर थी। आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं वाले देश में इस चीज को एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल रहा होगा। आज एक छोटी सी पाइपलाइन डलती है और रोड कट होता है, उस पर हंगामा होता है। सोचिए पूरे भारत में वो उन्नत किस्म की टेलीफोन लाइंस उस वक्त जब डली होंगी, जबकि इतना रेड टेपिज्म, इतनी नौकरशाही थी और लोग ज्यादातर जो थे उसमें लिटरेसी रेट बहुत कम थी। लेकिन राजेश पायलट ने अपने नेता राजीव गांधी का यह सपना उस वक्त सच करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि संचार मंत्री के रूप में राजेश पायलट ने जो किया वो कोई तुक्का था, क्योंकि बाद में जब उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया सेंट्रल कैबिनेट में, तो अपने राज्य मंत्री के दर्जे के साथ उन्होंने कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में जो किया वो काबिले तारीफ था। आज तो मीडिया हर जगह है, सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन्स में कैमरे हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति का कोई भी वीडियो या तस्वीर खटाक से सामने आ जाती है। और इसीलिए आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को श्रीनगर में या बारामूला में चहलकदमी करते आराम से देख सकते हैं, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। लेकिन उस सब के बावजूद राजेश पायलट सीना ताने आतंकवाद से ग्रस्त कश्मीर की सड़कों पर शेर की तरह घूमा करते थे, स्थानीय लोगों से बात करते थे, और वाकई लोगों में उसको देखकर इतना आत्मविश्वास बढ़ता था कि उन्हें लगता था कि ये जो आतंकवाद की समस्या है ये वाकई खत्म होगी। और उस पर वाकई बहुत जोरदार प्रहार राजेश पायलट ने किया। वो उस वक्त भी जानते थे कि नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उन्हें भारत के मेन स्ट्रीम में लाना कितना जरूरी है, और उसके लिए होम मिनिस्ट्री स्तर पर जो प्रयास करने थे वो सब उन्होंने किया। यानी कुल मिला के उन्होंने मंत्री रहते हुए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बहुत बेहतरीन काम किया। अब एक बात आप समझिए, एक नेता लोकप्रिय है तभी वो मंत्री पद पा सका है, तो वो कभी कैसे भूल सकता है कि वो लोकप्रिय ज्यादा है या वो नियमों से ज्यादा बंधा है। इसका मैं एक व्यक्तिगत आपको एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी उस वक्त पुलिस सेवाओं में थे, और मेरे फादर को उस वक्त जब राजेश पायलट केंद्रीय मंत्री के रूप में जयपुर आ रहे थे, तो उनकी दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक विवाद में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो राजेश पायलट ने प्रोटोकॉल अधिकारी यानी मेरे पिताजी को बुला के कहा कि ये मामला है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए हैं, ये चर्चा हो रही है आमेर से थोड़ा सा पहले भानपुर नाम से एक जगह है, वहाँ एक ढाबे पर। तो कहा कि ये लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और आप इनकी बात सुनिए, इन्हें न्याय दीजिए। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा, सर देखिए न्याय की बात तो यह है कि मैटर अभी मैंने प्रारंभिक जांच की है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आकर जो लोग न्याय की बात कह रहे हैं वो शायद कागजों पर सही नहीं है। तो इस पर राजेश पायलट एक बार तो थोड़ा सा अपसेट हुए, उन्होंने कहा नहीं आप देखिए एक बार इस मैटर को। राजेश पायलट वहां से चले गए। उसके बाद
जो दूसरी सामने वाली पार्टी थी विवाद की, जो कि राजेश पायलट समर्थक नहीं थी, वो मेरे फादर के पास आए और उन्होंने कहा, भाई हमने सुना है कि मंत्री जी ने आपको ऐसा कुछ कहा है। तो मेरे फादर ने कहा, आप मंत्री जी यहीं जयपुर हैं, आप जाके उनसे मिलिए, अपनी बात कहिए। वो लोग गए, उन्होंने राजेश पायलट से मुलाकात की, राजेश पायलट ने उनकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने फोन उठाया और मेरे फादर को फोन करके कहा कि दत्ता साहब, मैंने जो आपको मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के फेवर करने को कहा था उसे भूल जाइए, इसमें नियमों से जो होता है बस वो कीजिए, मत भूलिए। ये बात किसने कही थी? ये बात उस राजेश पायलट ने कही थी जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कार्यकर्ता को नाम लेके बुलाता था, ओ मुरारी, ओ हरिया, ओ रमेश। उस व्यक्ति को नियमों का मंत्री पद पर बैठकर भी ध्यान था। यह था इस नेता का हर वक्त असाधारण होना। स्वर्गीय राजेश पायलट के बोलने में, उनके शब्दों में और उनके आचरण में बहुत कम फर्क था। यानी अगर वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते थे तो उनको जीते थे। और इसका एकदम स्पष्ट उदाहरण मिलता है 1997 में राजेश पायलट का कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी और यहां तक कि सोनिया गांधी के सामने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना, बेशक हार जाना, लेकिन उसके बावजूद पूरी पार्टी का सम्मान हासिल करना और उसके बाद भी पार्टी में बने रहना और पार्टी को अपना पूरा योगदान देना। उन्होंने शरद पवार जैसे नेताओं की तरह कांग्रेस को तोड़कर अलग होकर अपनी पार्टी नहीं बनाई, बल्कि पार्टी में ही रहकर अपने मत सही प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्त किए और अपनी पूरी पार्टी से अपनी इज्जत कमाई। जांबाजी इस व्यक्ति के आचरण में शुरू से थी। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है, जबकि राजेश पायलट नहीं थे बल्कि कैप्टन राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी थे, जो कि भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले थे। उड़ान के एक दिन पहले कैप्टन विधुड़ी को संदेश मिला कि उनका अगले दिन का जो फाइटर क्राफ्ट होगा उसका नंबर होगा 4040 और उनका कोड नेम होगा गुड वाइफ। दूसरे दिन नियत समय पर कैप्टन विधुड़ी ने फ्लाइट ली और जब वो पाकिस्तानी सीमा के पास पहुंचे तो उन्हें रेडियो संदेश मिला, फाइटर क्राफ्ट 4040। विधुड़ी ने कहा रॉजर। अगला संदेश मिला गुड वाइफ। इससे पहले कि कैप्टन विधुड़ी अपने कमांडर्स के निर्देश पर काम करते, अचानक रेडियो पे फिर आवाज आई, फाइटर क्राफ्ट 4040। विधुड़ी ने कहा रॉजर। दोबारा संदेश आया, दिस इज योर रियल गुड वाइफ। अब असमंजस में पड़ने की बारी थी कैप्टन राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी की कि वो पहले वाले गुड वाइफ वाले संदेश को माने या बाद वाले रियल गुड वाइफ को। लेकिन उस वक्त इतने संकट के समय भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और तुरंत तय किया कि बाद में आया रेडियो संदेश जो कि अपने आप को रियल गुड वाइफ बता रहा था कोड नेम में, असल में उसमें कुछ कुछ पंजाबी टोन थी, कुछ कुछ उर्दू की टोन थी। और तुरंत कैप्टन विधुड़ी ने तय किया कि ये जरूर पाकिस्तानियों ने उनका संदेश इंटरसेप्ट किया है और उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। और उन्होंने उस तत्काल निर्णय लिया और भारतीय कमांडरों के ही जो निर्देश थे उनका पालन किया। जो व्यक्ति संकट के समय अपना मानसिक संतुलन न खोए तो फिर वो राजनीति में भला अपना मानसिक संतुलन कैसे खोता। ये जो प्लेन और पायलट की जो आपसी गठजोड़ है, ये असल में राजेश पायलट की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसका बताऊं, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने फाइटर क्राफ्ट उड़ाते वक्त अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। एक बार की बात है, 1980 में राजेश पायलट के पास फोन आया संजय गांधी का और संजय गांधी ने उनसे कहा, ये 80 के दशक की बात है, कि कल सुबह मुझे सफदरजंग एयरपोर्ट मिलो। तो राजेश पायलट ने पूछा, बताइए बिल्कुल क्या काम है, कितने बजे आना है। उन्होंने कहा, एक नई फ्लाइंग मशीन आई है, बहुत गजब मशीन है और हमें ये शायद उस वक्त पिट्स नाम का एक एयरक्राफ्ट था जिसका ट्रायल करना चाहते थे संजय गांधी, और वो चाहते थे कि राजेश पायलट भी उनके साथ उस प्लेन में बैठे और बताएं कि कैसा प्लेन है। तो राजेश पायलट ने बहुत विनम्रता से कहा कि अगले दिन सुबह उनसे मिलने दूर से कुछ किसान आने वाले हैं, इसलिए उनका आना शायद मुश्किल होगा। इस पर संजय गांधी नाराज हुए। उन्होंने कहा, मैं वो सब नहीं जानता हूं, कल सुबह मुझे सफदरजंग एयरपोर्ट मिलना। दूसरे दिन सुबह जैसे तैसे रात में राजेश पायलट ने मैनेज किया। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे। उन्होंने किसानों को संदेश पहुंचवाया, किसान जल्दी पहुंचे, मुलाकात खत्म की। राजेश पायलट सफदरजंग निकलने के लिए अपने बंगले से निकले तो ना तो बाहर गाड़ी ना ड्राइवर, बंगले के बाहर गए ना कोई ऑटो ना टैक्सी। अब आखिर जाएं तो जाएं कैसे। वहां थोड़ी बहुत देर विचरण करने के बाद वापस बंगले में लौट रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी।
और पता लगा संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो चुका है। यानी कि जिस आदमी के नाम के सरनेम में पायलट लगा था उसे प्लेन ने दगा नहीं दिया, बचा लिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जब भांडारेज के पास राजेश पायलट का वो एक्सीडेंट हुआ था 11 जून को, आज से लगभग 26 साल पहले, तब उस दिन राजेश पायलट कई विभिन्न जो धार्मिक कार्यक्रम थे उनके साथ थे। एक पूर्व सरपंच थे, शायद उनकी एक मार्शल जीप थी जो वो खुद ड्राइव कर रहे थे, और उनका तय कार्यक्रम यह था दिन भर के कार्यक्रम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अटेंड करने के बाद वो बांदीकुई से ट्रेन से दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि कहीं बीच में एक सर्किट हाउस में उनकी फोन पर बात हुई, किससे? तब के कृषि मंत्री नीतीश कुमार से, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने पूछा, पायलट साहब आपका क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा, जी मैं शाम को बांदीकुई से दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा, अगले दिन पहुंच जाऊंगा। तो नीतीश कुमार ने कहा, क्यों नहीं आप जयपुर आ जाते और मेरे साथ प्लेन में चलते। इस पर राजेश पायलट ने अपना प्रोग्राम चेंज किया और उन्होंने अपने साथ मार्शल में बैठे सभी लोगों से कहा, भाई सीधा जयपुर चलते हैं, मैं नीतीश जी के साथ बैठकर दिल्ली जाऊंगा। और इसी जल्दबाजी में उस दिन वो मनहूस दिन आया जबकि एक्सीडेंट हुआ। यानी एक बार फिर अगर ये पायलट उस प्लेन तक पहुंच जाता तो शायद आज भी हमारे साथ होता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभ्य भाषा में मुझे आप अपनी बेबाक राय दीजिए, उसका इंतजार रहेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।